कनाडा में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेज़ी से चढ़ रही हैं। ये सिर्फ घर नहीं, ज़मीनें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, और हालात ये हैं कि आप जब कोई प्रॉपर्टी अनाउंस होती है, जब तक आप उस पर बिड करते हैं तो मोस्टली वो या बिक चुकी होती है या वो जिस कीमत पे लगाई होती है एक सब्सटैंशियल पोर्शन ज़्यादा पे बिक रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये बबल है और हट जाएगा, लेकिन अक्सरियत का ये कहना है, और मैं उसमें शामिल हूँ, कि ये आर्टिफिशियल बबल नहीं है। ये इसके पीछे सॉलिड डिमांड है प्रॉपर्टी की इन कनाडा, और क्योंकि कनाडा में इमिग्रेशन बहुत है और इस साल तो अब तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो कोविड की वजह से बैकलॉग था वो भी अब सब आ रहे हैं। अगर एक फ़ैमिली में हम 4 लोग भी समझें तो 2.5 लाख घरों की ज़रूरत है। अब लोगों में परेशानी है, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है, लगता है कि कीमतें घरों की उनकी पहुंच से बाहर निकलती जा रही हैं। वो कैसे घर ख़रीदेंगे? इमिग्रेंट्स के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है, बिकॉज़ ऑल्दो आपको 5% डाउन पे कनाडा में नए इमिग्रेंट को घर मिलता है, लेकिन मसला यह है कि जब छोटे छोटे घरों की कीमतें जब $1 मिलियन पे पहुंच रही हैं तो 5% फिर भी $50,000 बनता है, और वो $50,000 जब आप डाउन देंगे तो उसके बाद आपकी एक इनकम भी होनी चाहिए महीने की, कि आपने उसकी मॉर्गेज मीट करनी है और वो बैंक आपकी इनकम देखेगा। सोल्यूशंस बहुत मुश्किल हैं। अक्सर जो नए इमिग्रेंट आएंगे, अनलेस उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो वो घर नहीं ख़रीद पाएंगे, और जो घर ख़रीद पाएंगे उनके लिए भी ये बेहतर है कि वो ऐसे घर ख़रीदें जो कि अपनी मॉर्गेज या तो पूरी की पूरी ख़ुद दे सकें और आपको सिर्फ डाउन पेमेंट करनी पड़े, या अपनी मॉर्गेज का एक सब्सटैंशियल पोर्शन वो घर ख़ुद दे सके, ताकि आपको डाउन पेमेंट करके एक थोड़ा सा अमाउंट देना पड़े और घर अपने आप को ख़ुद आगे लेके चल रहा हो। इसलिए अब कनाडा में ये बहुत ट्रेंड है, ओंटारियो में, कि घरों में एक एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट, इसकी टेक्निकल टर्म है, कि वो बनाई जाए ताकि आपका घर, अगर आपने उसे रेंट नहीं भी करना, तो आपके घर की कोई वैल्यू बन सके। वैल्यू इन द सेंस कि जब कोई ख़रीदार आएगा तो जब उसे नज़र आता है कि ओह ये घर तो इतने पैसे साथ कमाता भी है महीने के, तो ज़ाहिर है उसकी कीमत फ़ौरन चढ़ जाती है और वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, वो लोग ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें चूँकि घरों की कीमतें बहुत तेज़ी से चढ़ रही थीं, और मैंने आपसे कहा कि जी हुकूमत ने बहुत सारे मेजर्स लिए घरों की कीमतें कंट्रोल करने के। उसमें से एक मेजर ये भी लिया कि हुकूमत ने अपनी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं को ये कहा कि जी आप डेंसिटी बढ़ाएं, ताकि घर अब नए स्केल्स पे दूर बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग घर हैं उनके पोर्शंस करने की इजाज़त दी जाए। तो सिटीज़ हैव कम अप विद दैट, और एक परमिट का प्रोसेस है जो कि राइज किया जा रहा है। जब आप एक्सेसरी ड्वेलिंग यूनिट बनाते हैं तो वो एक घर कानून में नहीं होता, वो 2 घर समझे जाते हैं। चूँकि वो 2 अलग अलग घर होंगे, तो इसलिए हर घर की अपनी पार्किंग की रिक्वायरमेंट देखना ज़रूरी है, हर घर की अब अपनी पानी की रिक्वायरमेंट, उसका बिजली का कनेक्शन, और उन दोनों में जो कनाडा में चूँकि घर लकड़ी के हैं प्रिडोमिनेंटली, तो फायर रेटिंग एक ह्यूज इशू है, कि अगर आपकी बेसमेंट में कोई रहता है और खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी हरकत करता है जिससे घर में आग लग जाती है या कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, और आपकी फैमिली, मतलब आप यू विल बी प्रोन टू एक्सीडेंट। नॉट ओनली दैट, मसला ये है कि आपका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का पैसा आपके उस घर में है, और अगर उसमें आग लग जाती है, और आग ऐसी वजूहात से लगती है जिसको अब इंश्योरेंस कवर नहीं करती, क्योंकि जो आपने बेसमेंट में जो लोग रह रहे थे वो इलीगल थे और आपने कानून के ख़िलाफ़ उन्हें रखा हुआ था, तो आपको शदीद मसाइल हो सकते हैं। सो यू कुड बी रूइंड इन। सो लोग यकीनन ये करते हैं कि अपनी बेसमेंट्स में लोगों को किराए पर दिया हुआ है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दैट इज़ वाइज, एंड आई वुड नेवर एडवाइज इट। अगर आपने अपने घर की बेसमेंट देनी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, go through that process, go to the city, get that permit, get your house properly designed, make sure कि उसमें वो फायर सीलिंग्स कोड्स, ताकि वो लीगल यूनिट हो, कल को कोई हादसा होता है, कोई कुछ होता है, तो आपको परेशानी ना हो।
I went through this process and I'm probably one of the few cases, कम cases ऐसे होते हैं जो सारा process खुद करते हैं. So starting from getting a permit from the city, उसकी ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स भी AutoCAD पे मैंने खुद बनाई, सिटी के पास बिल्डिंग कोड पढ़ा गया. अगर आप घर के मालिक हैं तो आपको किसी आर्किटेक्ट की कानूनन, आपको किसी आर्किटेक्ट या BCI डिज़ाइनर, उसे हम यहाँ पे कहते हैं बिल्डिंग कोड के, उनकी टेक्निकली ज़रूरत नहीं है. आप एज अ मालिक ऑफ द प्रॉपर्टी खुद सिटी के पास जाके परमिट अप्लाई करके परमिशंस ले सकते हैं. लेकिन मसला ये है कि रियलिटी में ये करना बहुत मुश्किल है अनलेस आप मेरी तरह के वेले हैं या आपका बैकग्राउंड है. तो वो रियलिटी में इसलिए मुश्किल है क्योंकि जिस तरह की टेक्निकल नौयत की ड्राइंग्स सिटी को चाहिए होती हैं ये काम करने के लिए, स्ट्रक्चरल उसके सेक्शंस और एक एक कोड की अंडरस्टैंडिंग कि जी अगर ये पानी का पाइप जा रहा है तो ये किस साइज़ का जा रहा है और आपकी प्लम्बिंग का अब लोड कितना होगा, ये सारी कैलकुलेशंस अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू एंगेज समबडी हु इज़ अ प्रोफेशनल इन दैट एरिया. कोई भी बिल्डिंग कोड दिखाता हूँ, मतलब ये किस किस्म की किताबें होती हैं, इतनी मोटी किताब है कि वो अगर एक आप किसी के साथ में मारें तो वो दोबारा नहीं उठेगा, लेकिन मतलब वो 2-3 उस तरह की किताबें हैं. और मैंने एक तो ये सारा प्रोसेस खुद किया, सो आई हैव डेवलप्ड अ वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग. और उसके बाद फिर मैंने बिल्ड भी बहुत ज़्यादा खुद किया. मेरे वालिद साहब ने जब 6-7 साल की उम्र में शायद मुझे पहला मैकेनो सेट ख़रीद के दिया था, तो उस वक़्त से आई हैव गॉट this knack for all things mechanical and electrical and I just like to work with my hands और predominantly चीज़ें खुद करता हूँ, सीखता हूँ और enjoy करता हूँ. ये ट्रक में मतलब कस्टमाइज़ करना और सारा दिन, मतलब आई लाइक टू डू दिस. सो बिल्डिंग परमिट्स अभी आपको दिखाता भी हूँ और जोनिंग परमिट्स भी आपको थोड़ा सा दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. हम कंटिन्यू करेंगे, आपको मैं फ्रेमिंग भी दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिकल्स भी दिखाऊंगा, प्लम्बिंग भी दिखाऊंगा, उसमें कोड्स की क्या नुआंसेस हैं वो भी आपको बताऊंगा. लेकिन नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टेयर दैट वी आर बिल्डिंग. इट्स अ स्मॉल स्टेयर एंड well, let me show you how that is done. And it saves me a lot of money. तो ये है जी बिल्डिंग परमिट. सो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे साथ वाला घर है और ये मेरे वाला घर है. ये पार्किंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये साइड पे एंट्रेंस है मेरी जिसके थ्रू एंटर करेंगे. नाउ मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा बैकयार्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेरे पास यार्ड कितना है, और ये जब तक नहीं होगा सो ये जोनिंग टाइप के इश्यूज़ में बात आती है. हालांकि ये जोनिंग परमिट नहीं है लेकिन ये जोनिंग में भी इम्पॉर्टेंट है. सो अब जो मैं कह रहा था कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की ड्राइंग्स हैं, स्ट्रक्चरल हैं, एट्सेट्रा. सो अनलेस यू आर कंफर्टेबल डूइंग दिस योरसेल्फ, आई वुड सजेस्ट यू नीड टू एंगेज अ प्रोफेशनल. अब ये जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि ये मेरी जो मैं बेसमेंट बना रहा हूँ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, फायर रेटिंग, वॉल्स की नौयत क्या होगी, वो वॉल्स के कितनी थिक होंगी, वो कितने घंटे, ये 1 घंटा फायर रेजिस्ट कर सकेंगी, और ग्लास अंदर लाइट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें स्मोक अलार्म्स कहाँ फिट होंगे. सो इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड पीस ऑफ वर्क जो कि सिटी जब तक नहीं एक एक चीज़ नहीं देखती वो इसे अप्रूव नहीं करती. और ये वो एक्सटर्नल सीढ़ियाँ हैं, कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, उसकी कानून में क्या रिक्वायरमेंट है जिस पे हम जा रहे हैं. अंदर का काफ़ी काम मैं कर चुका हूँ, आपको इसके बाद दिखाऊंगा. ये डिटेल ऑफ द स्टेयर्स है. सो जैसे एज आई सेड 3 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी प्लेटफॉर्म होगा. ये मुझे 125 मिलीमीटर छोड़ना पड़ेगा एट द टॉप ताकि स्नो अंदर ना जाए या कुछ ना जाए. सो मैं किस तरह उसे बिल्ड करूँगा ये मैं अभी आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ. ओके, तो अब मैं ये कैसे बनाऊंगा. मैं यूँ बनाऊंगा कि मैं 3 फीट 36 इंचज़ की 8 इंचज़ लॉन्ग की वुड लूँगा और इसका मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा. और फिर यहाँ पर जो मैं इसकी 2 लेग्स लगाऊंगा 4x4 वुड के, जो कि बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ लगाऊंगा और जो वॉल वाली साइड है वो अंदर की तरफ लगाऊंगा. ओके, इसकी हाइट मैं रखूँगा 21 3/4, ये जो पिलर की हाइट है, ताकि ये मेरी टोटल हाइट 21 3/4 आए, जो कोड के मुताबिक मैंने ये जो जगह छोड़नी है
125 मिलीमीटर्स की, ये छोड़ के बाकी 21 3/4 आती है। ये जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म मैं बनाऊंगा 3 फीट बाय 3 फीट का, सो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये वुड होगी 33 इंचेस, ये वुड होगी से 36 इंचेस, ये फिर 33 इंचेस और ये फिर 36 इंचेस। तो आई एम गोइंग टू एंड अप विद अ स्क्वायर लाइक दिस, जिसके यहाँ पर बाहर की तरफ से मैं 2 4x4 लगाऊंगा ये वाले, और यहाँ पे अंदर की तरफ, क्योंकि ये वॉल है साथ, और यहाँ भी अंदर की तरफ ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। फिर मैं होम डिपो से एक चीज़ मिलती है, वो यूं करके एक लोहे की चीज़ होती है, जिस पे फिर आप वो लगा सकते हैं वुड। तो ये मेरी बनी बनाई 2 स्टेयर्स मिल जाएंगी, इस पर मैं वुड खुद लगा लूँगा, उसको मैं आके इसके साथ बोल्ट कर दूँगा। तो यहाँ और यहाँ मेरी 2 सीढ़ियाँ और आ जाएंगी, वो ऑलरेडी बनी होती है 7.5 इंचेस के मुताबिक। सो ये मेरा 21 3/4 प्लस इस पे चूँकि मेरा थोड़ा सा वो डेकिंग वुड लगेगी, तो वो 22 पे मैं पहुँच जाऊँगा और मेरी सारी सीढ़ियाँ 7.5 पे होंगी। सो दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू मेक इट। So there we have our square of 36 inches. You just make sure it's plumb. Good. तो अब जब हमने ये बना लिया, तो अब हम इसकी टांगे बनाएंगे और इसके ऊपर हमारा फाइनल जो स्टेप होगी वो आ जाएगी, हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, या लैंडिंग जिसे हम कहते हैं वो बन जाएगी। So let's move on. So अब मेरे पास 4 पीसेस ऑफ 4x4 हैं। इस लकड़ी को 4x4 कहते हैं, हालांकि ये 4 इंचेस बाय 4 इंचेस नहीं है, 3.5 इंचेस बाय 3.5 इंचेस होती है, लेकिन ये इसे 4x4 कहते हैं। दिस इज़ प्रेशर ट्रीटेड। प्रेशर ट्रीटेड का मतलब ये है कि ये बाहर अगर हम इसको इन्वायरमेंट में, बर्फ़ में, किसी भी इन्वायरमेंट में ये रहेगी तो इसे कुछ नहीं होगा, इसको दीमक नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। और ये नॉब बहुत अच्छी होती है। मतलब मेरा डेक इसका बना हुआ है, 2012 में बना था और आज तक मतलब स्टेन भी नहीं आया, इतनी इफ़ेक्टिव ये वुड होती है। सो ये 2 पीसेस 21.5 इंचेस, 57.5, क्योंकि ये कुछ तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे जाएंगे और बाकी जो है ऊपर पिलर्स होंगे जो कि हैंड रेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने वो बनाए हैं, और साथ जैसे अर्लियर मैंने एक 3 फीट बाय 3 फीट का प्लेटफॉर्म बनाया था, अब हमारे पास वो भी है। तो वी स्टार्ट जॉइनिंग मैम। सो लेट्स जस्ट जॉइन। सो ये मैंने अब इसके बाहर वाली साइड पे कर लिया। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लेवल्स हैं, और ये आप देखिएगा कि मैंने लेवल्स रखे हुए हैं, मेकिंग श्योर कि दिस इज लेवल, दिस इज प्लम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस, आई लव दिस। और ये किसी भी उसके पोस्ट के दोनों तरफ लग जाती है और ये बड़ी ज़रूरी है लगाना। सो या, सो नाउ वी टेस्ट इट।